हेलो फ्रेंड, दिस इज किशन सिंह राजपूत। अभी तक हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये समझा कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन सी एंटिटीज पे एप्लीकेबल होगा और कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। और साथ ही साथ में हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन को समझा और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे उसकी कंडीशंस को समझा। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो ये चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पीपीई की डेफिनेशन को चेक करेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन को फुलफिल करता है कि नहीं करता है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर use in production of a goods, rendering of a services or administrative or a rental purpose and whose life is exceed 12 months. Plant and machinery, for example, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स में काम आएगी। मीन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फर्स्ट कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है। अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी इसकी लाइफ मिनिमम 5 ईयर है। तो इसकी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि इसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ्स है। तो प्लांट एंड मशीनरी को पीपीई तो कंसीडर कर लेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अब इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करने की कंडीशन को चेक करेंगे कि हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो उसकी कंडीशन है सबसे पहली कि एसेट्स इकोनॉमिक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी और साथ में इसके कॉस्ट कैन बी एस्टिमेटेड, रिलायबली एस्टिमेटेड। तब हमें पता है कि प्लांट एंड मशीनरी प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स करेगा, शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वो मार्केट में सेल आउट होंगे, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, अर्निंग होगी कंपनी को, ठीक है। अर्निंग होगी तो इससे एंटिटी को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो हो रहा है। और साथ ही साथ में ये भी चेक करेंगे कि इस मशीनरी की हमें कॉस्ट पता है कि हमने ये इतने में खरीदी थी, जैसे कि 5 लाख में खरीदी, 2 लाख में खरीदी थी, तो जो जो वैल्यू में खरीदी थी उसकी हमें कॉस्ट पता होनी चाहिए। इसकी कॉस्ट पता है और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी हो रहा है, तो इसे हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर देंगे 5 लाख से या जो 2 लाख से जो भी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे कि मिस्टर एक्स एक मॉर्निंग वॉक के लिए गया, ठीक है। उसे गार्डन में फोशिल की वॉच मिली, ठीक है।
मिस्टर एक्स ये देखना चाहता है कि ये वॉच उसके लिए पीपीई कंसीडर होगी और इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर सकता है वो। तो फर्स्ट कंडीशन ये चेक करेगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर एसेट्स हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेंटल पर्पस, और उसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ्स। तो इससे रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज तो हो रही है और वॉच की लाइफ भी 12 मंथ से ज्यादा है, तो ये पीपीई तो कंसिडर हो रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन तो फुलफिल कर रही है ये। अब साथ में चेक करेंगे कंडीशन बुक्स में रिकॉग्नाइज करने की। उसे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो रहा है, टाइम देखने के लिए काम आ रही है वगैरह आ रही है, बट उसे उस वॉच की कॉस्ट पता नहीं है कि ये वॉच कितने की है, कि उसे तो मिली है ये वॉच, उसमें उसके कॉस्ट को इंकर तो हुआ नहीं है, कॉस्ट इंकर नहीं हुआ वगैरह नहीं हुआ है, तो इसकी ये कॉस्ट एस्टिमेटेड रिलायबली मेजर कर ही नहीं सकता है कि मेरे को इतनी कॉस्ट लगी है। तो इस वॉच को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं करेगा मिस्टर एक्स। ठीक है, कॉस्ट कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड। Above condition should be tested initial requisition and subsequent requisition on PPE। मतलब ये हर एक स्टेप पे चेक करेंगे, जब कोई भी एसेट्स खरीदेंगे देंगे तब पहले चेक करेंगे पीपीई की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, पीपीई की कंडीशन को फुलफिल कर रहेगा, तब उसके साथ ही साथ में अपन चेक करेंगे कि इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि कॉस्ट एस्टिमेटेड रिलायबली, कॉस्ट कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स ले लेते हैं, उसमें से डिडक्ट करेंगे डिस्काउंट और रिबेट, जो डिस्काउंट और रिबेट मिला। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मशीनरी खरीदी 1,10,000, उसमें से सेलर ने हमें डिस्काउंट दिया 10,000 रुपये का, तो हमारी परचेज प्राइस हुई 1 लाख रुपये। ठीक है, उसके साथ में उसने जीएसटी लगाया था 18% का, 18,000 रुपए, और उसकी क्रेडिट अवेल हो रही थी, तो उसे कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। और साथ में उसने 10% एडिशनल कोई टैक्सेस लगाए थे, उसकी क्रेडिट अवेल नहीं हो रही थी, तो वो 10,000 कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। साथ ही साथ में उसने कुछ अदर एक्सपेंडिचर किए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लाने के लिए, जैसे कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो गए वगैरह हो गए। ये सारी की सारी एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी पड़ी थी सेलर के प्लेस पे, और हमारे प्लेस पे लाने के लिए उसका
ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हो गया, आने जाने का, हम गए थे आने जाने का खर्चा हो गया, उसको खरीदने ही गए और उसको मतलब हमने साथ ही साथ में बोला था कि हमें इंस्टॉलेशन करके देना, उसका एडिशनल खर्चा हो गया। जो भी खर्चा है एडिशनली फॉर सपोज करो 15,000 हुआ, तो उसे भी कॉस्ट में ऐड कर देंगे अपन। बोरिंग कॉस्ट इफ पीपी इज क्वालिफाइंग एसेट्स, बोरिंग कॉस्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 पढ़ेंगे अपन, तब इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। बोरिंग कॉस्ट एज अ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अगर पीपीई क्वालिफाइंग एसेट्स हो जाती हैं तो इससे अपन ऐड करेंगे, अदरवाइज सीधा का सीधा जो बोरिंग कॉस्ट होता है, इंटरेस्ट होता है, उसे पीएनएल में राइट ऑफ मारेंगे। अपन ये क्या कहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को भी क्या कहता है, क्वालिफाइंग एसेट्स एज्यूम करते हैं और 5,000 मान लेते हैं। ठीक है, ये भी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूवल और डिकमेंसिंग ऑफ पीपीई। इसका क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जियो कंपनी है, जियो कंपनी ने अपने टावर्स लगाए, ठीक है, जहां पर मतलब उन्होंने टावर लगाए हैं तो वहां पे भी उनका एक एग्रीमेंट होगा कि हम ये 10 साल के लिए आपके प्लेस पे टावर लगा रहे हैं, 10 साल के बाद में हम इसे रिमूव करेंगे, ठीक है। जब इन्होंने इंस्टॉल किया था, जब फिर ठीक है इंस्टॉल किया था, उसके लिए उन्होंने कुछ फाउंडेशन तो बनाया होगा, ठीक है। जब 10 साल के बाद में जो एग्रीमेंट इनका खत्म होगा और जो ये टावर वहां से रिमूव कर देंगे, ठीक है, जो फाउंडेशन बनाया था तो उनके एग्रीमेंट में बना था कि आप ये हमारे प्लेन प्लेस ले रहे हो, यहां पे आप फाउंडेशन बना रहे हो, आपका जो ये सब कुछ, ठीक है। जब एग्रीमेंट खत्म होगा तब आप हमें दोबारा प्लेन प्लेस ही दोगे इंस्टेड ऑफ ये पूरा फाउंडेशन। तब कॉस्ट कैलकुलेट करता टाइम में अपन उस मतलब क्या कहते हैं, दोबारा डिसमेंटलिंग और रिमूवल ऑफ पीपीई का जो भी खर्चा होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को आज ही ऐड कर देते हैं हमारी कॉस्ट में। फॉर एग्जाम्पल 10,000, 10 साल बाद में फॉर एग्जाम्पल उस टावर को रिमूव करने का खर्चा 20,000 आएगा और वो एक खर्चा प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग आज की कॉस्ट 10,000 होती है, तो ये कॉस्ट 10,000 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1 लाख में 10,000 ऐड कर देंगे और 15,000 ऐड कर देंगे, 5,000 ऐड कर देंगे, 10,000 ऐड कर देंगे, तो 1,10,000, 20,000 और 20 और 40,000, कॉस्ट ऑफ पीपीई 1,40,000 आ जाएगी, ठीक है। यहां पे अपन ने ये एग्जांपल समझा था कि मिस्टर एक्स को एक फॉसिल की वॉच मिली, पीपीई की कंडीशन तो फुलफिल कर रही है और उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी होगा, बट कॉस्ट रिलायबली एस्टिमेटेड नहीं हो रही है। जो वॉच उसे मिली है उसकी परचेज प्राइस तो 0 ही होगी ना, उसकी परचेज प्राइस 0, उस पर कोई टैक्स लगा नहीं, उस पर कोई इंस्टॉलेशन का खर्चा नहीं, उसका कोई बोरिंग कॉस्ट एंड ब्याज वगैरह कुछ लगा नहीं, क्या कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू वगैरह कुछ होगा नहीं, तो उसकी नेट कॉस्ट ऑफ पीपीई 0 ही आएगी। तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे आप? तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को सबसे पहले उसकी कंडीशन चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है, आती है
तो साथ ही साथ में अपन उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस को चेक करेंगे। सबसे पहले कंडीशन को चेक करेंगे, इससे क्या फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी हो रहा है, और साथ ही साथ में चेक करेंगे कि इसकी कॉस्ट एस्टिमेटेड रिलायबली मेजर है या नहीं है। अगर है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। कॉस्ट कैलकुलेट करते टाइम में आपको कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना है। कॉस्ट ऑफ अ पीपीई शुड नॉट इंक्लूड जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो ये सारी आइटम्स तो क्या उसमें इंक्लूड हो जाती है, जैसे टैक्सेस हो गया, उसकी क्रेडिट अवेल नहीं हो रही है, वो चीजें ऐड हो जाएगी। डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस है, जो मतलब प्रेजेंट कंडीशन मतलब क्या कहते हैं प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन पर लाने के लिए जो खर्चा इंकर्ड किया, बोरिंग कॉस्ट का हुआ, प्रेजेंट वैल्यू वगैरह हुआ। ठीक है, ये सारे खर्चे तो उसमें ऐड हो जाते हैं, बट ये सारे खर्चे उसमें ऐड नहीं होते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल है ऑपरेटिंग लॉसेस, दैट लॉसेस इंकर्ड बिफोर एसेट्स इज रेडी फॉर यूज। फॉर एग्जांपल, जियो ने अपने टावर्स लगाए, ठीक है, टावर लगाए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उन्होंने फ्री की क्या कहते हैं सर्विसेज दी, नेट की, कॉलिंग की वगैरह। जो खर्चा वो इंकर्ड हुआ था उनका सर्विस देने में, वो वाला खर्चे की कॉस्ट पीपीई में इंक्लूड नहीं करेंगे अपन। ऑपरेटिंग लॉसेस, दैट लॉसेस इंकर्ड नॉर्मली, जो खर्चा जैसे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस जो कोई भी खर्चा होता है नॉर्मली, इतना मतलब क्या कहते हैं लॉसेस होता ही है कि हाँ अपन को पता है कि इतना सर्टेन परसेंटेज प्रोडक्शन का टाइम में मतलब लॉस होगा ही, तो वो खर्चे की कॉस्ट पीपीई में ऐड नहीं होती है। स्टाफ सैलरी एंड स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी लाई अपन ने, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और स्टाफ को ट्रेन करने के लिए जो अपन खर्चा करते हैं वो भी प्लांट एंड मशीनरी में ऐड नहीं होता है उसकी कॉस्ट में। सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन पर लाने की और उसके इंस्टॉलेशन का एक्सपेंडिचर ऐड होता है। ट्रेनिंग एक्सपेंसेस और उसकी कोई स्टाफ को हमने सैलरी दी है तो वो खर्चा ऐड नहीं होता है, और एबनॉर्मल लॉसेस भी ऐड नहीं होता, ये सीधा के सीधा पीएनएल में राइट ऑफ होते हैं। एक्सपेंसेस ऑन पूजा मुहूर्त एंड एक्सेट्रा, जैसे कि नई मशीनरी लाई अपन ने, ठीक है, अपन हिंदू में तो क्या करते हैं, कोई भी नई चीज आती तो उसके सबसे पहले उसकी पूजा वगैरह करते हैं। पूजा वगैरह पे जो भी कोई भी खर्चा किया अपन ने वो भी प्लांट एंड मशीनरी में ऐड नहीं होता है। Relocation expenses for shifting assets from one condition to another location. For example, जैसे कि presently गुजरात में प्लांट एंड मशीनरी लगा रखी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की वगैरह। अब ये लोग इसे महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। शिफ्टिंग का खर्चा आ रहा है 1 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी का, तो ये 1 लाख रुपए उस प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये सारे खर्चे सीधे के सीधे पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ होंगे, ठीक है। अब आगे कुछ और चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं।
If assets is self-constructed, then also cost will be calculated as per above formula, except the internally generated profit will be eliminated. For example, ABC लिमिटेड है, ठीक है, उसके काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एक क्या करता है, आयरन के सरिये बनाता है, एक सीमेंट बनाता है, एक प्लांट एंड मशीनरी बनाता है, मींस क्या कहता है वो मिक्सिंग वाली मशीनरी बनाता है, और कुछ जनरेटर्स बनाता है। ठीक है, अब एबीसी लिमिटेड का एक और बिजनेस है, हाउस कंस्ट्रक्ट करके देना, एक कंस्ट्रक्शन का काम है। यहां से वो सीमेंट भी लेता है, यहां से आयरन भी लेता है, तो इस पे भी प्रॉफिट है, इस पे भी प्रॉफिटेड है।